गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फाइनल में यूनिट 3 चल रही थी अपनी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स या कारक धात्विक यौगिक। इसके अंदर हमने पीछे की जो क्लास थी उसके अंदर हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, यही आज की क्लास में रहेगा। लेकिन कारक धात्विक यौगिकों का वर्गीकरण है जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था, वो किसके आधार पे था? एमसी बॉन्ड की नेचर के आधार पे कारक धात्विक यौगिकों का वर्गीकरण। इस आधार पे 3 प्रकार के थे कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड और कंपाउंड विद डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। कंपाउंड विद डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में 3 प्रकार के थे, ओलेफिनिक और एसिटिलीन वाले, एक थे सैंडविच कंपाउंड और एक और थे इसके अंदर सबसे पहले वाला था इसके अंदर आपके पाई बंध युक्त जो कंपाउंड्स थे। ठीक है, उसके बाद में अपना आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर भी हमें क्या पढ़ना है? क्लासिफिकेशन पढ़ना है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का। लेकिन ये क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड होगा? लिगेंड की नेचर के आधार पे। लिगेंड यहाँ पे किसको बोल रहे हैं हम? जो ऑर्गेनिक ग्रुप जुड़ा हुआ होता है धातु या धातु के साथ में, उस ऑर्गेनिक ग्रुप को यहाँ पे हम लिगेंड बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें अपना आज की जो हेडिंग रहेगी सेकंड नंबर पे, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ लिगेंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन ही चल रहा है, तो सेकंड रहेगा इसमें लिगेंड की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ लिगेंड, लिगेंड की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। तो देखें इसके अंदर लिगेंड की प्रकृति के आधार पे कारक धात्विक यौगिक हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। लिगेंड की प्रकृति के आधार पे कारक धात्विक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट रहेगा इसके अंदर फर्स्ट लाइन की जाएगी कि लिगेंड की प्रकृति के आधार पर कारक धात्विक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। दोनों कौन कौन से रहेंगे? फर्स्ट रहेगा इसके अंदर सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और सेकंड रहेगा मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, तो लिगेंड की प्रकृति के आधार पे कारक धात्विक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, साधारण कारक धात्विक यौगिक या फिर इसको बोलते हैं सरल कारक धात्विक यौगिक, और दूसरे रहेंगे मिश्रित कारक धात्विक यौगिक। ठीक है, अब इन दोनों का हमें बारी बारी से पढ़ना इजी है क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इसको हम साधारण या सरल कारक धात्विक यौगिक कहते हैं। पहले पढ़ना है सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो इसके अंदर देखो क्या आएगा, इसकी डेफिनेशन में आ जाएगा कि वे कारक धात्विक यौगिक जिनके अंदर केवल कार्बनिक समूह जुड़े हुए होते हैं उन्हें सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहा जाता है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का जो नोमेनक्लेचर था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि धातु के साथ में या अधातु के साथ में कार्बनिक ग्रुप के साथ साथ में कुछ में अकार्बनिक ग्रुप भी जुड़े हुए होते हैं। तो सिंपल में कौन से लिखे जाएंगे? तो इसकी डेफिनेशन लिखी जाएगी, वे कारक धात्विक यौगिक जिनमें धातु या अधातु के साथ केवल कार्बनिक समूह जुड़े हुए होते हैं, केवल ऑर्गेनिक ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, उन्हें सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यानी साधारण या सरल कारक धात्विक यौगिक कहा जाता है। ठीक है, अब इनको भी 2 प्रकार में विभाजित किया गया है। जो सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं उनको भी 2 प्रकार में आगे क्लासिफाई किया हुआ है। किसके बेस पे किया है क्लासिफिकेशन? इनका क्लासिफिकेशन जो ऑर्गेनिक ग्रुप जुड़ा हुआ होगा धातु या अधातु से, उसके आधार पे इसका वर्गीकरण किया हुआ है। उसमें एक का तो आता है सिमेट्रिकल सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, और सेकंड में रहेगा इसका अनसिमेट्रिकल सिंपल
दोनों ही सिंपल के टाइप है ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो साधारण या सरल कारक धात्विक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। पहला रहेगा सममित साधारण कारक धात्विक यौगिक, सेकंड रहेगा असममित साधारण कारक धात्विक यौगिक। इसके अंदर जो सममित साधारण कारक धात्विक यौगिक होते हैं इनके अंदर क्या होगा देखें, इस प्रकार के जो यौगिक हैं उनके अंदर जो ऑर्गेनिक ग्रुप होता है, इनके अंदर जो ऑर्गेनिक ग्रुप धातु या अधातु के साथ में जुड़ा हुआ होगा वो वन टाइप यानी एक ही प्रकार के होते हैं। सारे ऑर्गेनिक ग्रुप एक जैसे होंगे, जैसे मेथिल है तो सारे मेथिल होंगे, एथिल है तो सारे क्या होंगे, एथिल होंगे। तो सिमेट्रिकल में क्या आएगा कि वे सममित कारक धात्विक यौगिक, वे सरल कारक धात्विक यौगिक जिनमें धातु या अधातु से जुड़े हुए सभी कार्बनिक ग्रुप एक ही प्रकार के या एक जैसे होते हैं, उन्हें सममित कारक धात्विक यौगिक कहा जाता है। एग्जाम्पल देखें इसके क्या रहेंगे, जैसे इसके एग्जाम्पल के रूप में हम लिख लेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में लिखें C2H5 ट्वाइस जिंक। तो ये रहेगा इसका एग्जाम्पल, क्योंकि इस एग्जाम्पल में जिंक धातु के साथ जुड़े हुए दोनों कार्बनिक ग्रुप क्या है, एथिल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई एथिल जिंक। और ये एग्जाम्पल किसका रहेगा, सिमेट्रिकल का। उसके अलावा आ जाएगा इसके अंदर CH3 4SI टेट्रामेथिल सिलेन। चारों ऑर्गेनिक ग्रुप मेथिल हैं, चारों एक जैसे हैं, टेट्रामेथिल सिलेन इसका नाम रहेगा, ये एग्जाम्पल आएगा इसके अंदर। तो वे सरल कारक धात्विक यौगिक जिनमें धातु या अधातु से जुड़े हुए सभी कार्बनिक ग्रुप एक जैसे होते हैं, उन्हें सममित साधारण कारक धात्विक यौगिक कहा जाता है। ये हो गया इसका फर्स्ट टाइप। अब देखिए सेकंड टाइप है इसका, इससे अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड टाइप यानी सिंपल, और ये जो अनसिमेट्रिकल वाले हैं उसमें क्या लिखा जाएगा कि वे कारक धात्विक यौगिक जिनमें धातु या अधातु के साथ में एक से अधिक प्रकार के ऑर्गेनिक ग्रुप या कार्बनिक समूह जुड़े हुए हों, उन्हें असममित साधारण कारक धात्विक यौगिक कहा जाता है। वे कारक धात्विक यौगिक जिनमें धातु या अधातु से एक से अधिक प्रकार के कार्बनिक समूह जुड़े हुए हों तो उनको हम असममित साधारण कारक धात्विक यौगिक कहेंगे। एग्जाम्पल देखें CH3 C2H5 जिंक, मेथिल एथिल जिंक। तो जिंक के साथ में जो दो कार्बनिक ग्रुप जुड़े हुए हैं वे दोनों कार्बनिक ग्रुप अलग अलग हैं, इस कारण से ये किस में आएगा, असममित में आएगा। इसका नाम रहेगा मेथिल एथिल जिंक। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में पहले आने वाले लिगेंड पहले लिखा जाएगा, तो इसका नाम रहेगा एथिल मेथिल जिंक। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और देखें तो वो हो जाएगा CH3 C6H5 और यहाँ पे हम लिख देंगे जिंक का लिख दिया हमने, तो इसका नाम क्या रहेगा, जिंक है उसके साथ में दो अलग अलग, इन्हीं को कार्बनिक ग्रुप को क्या बोल रहे हैं, लिगेंड बोल रहे हैं। तो दोनों लिगेंड अलग अलग हैं, ये मेथिल है और ये फेनिल है, तो ये भी किस में आएगा, असममित साधारण कारक धात्विक यौगिक में आएगा। साधारण तो इनको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दोनों ही इसके साथ में क्या है, कार्बनिक ग्रुप जुड़े हुए हैं, कार्बनिक नहीं जुड़ा हुआ है इसके अंदर, तो इसके नाम में ये फेनिल है और ये मेथिल है। पहले कौन सा आएगा, मेथिल, तो इसका नाम रहेगा मेथिल फेनिल। ये था आपका सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जो दो प्रकार के थे, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में आएगा कि वे साधारण कारक धात्विक यौगिक जिनमें एक ही प्रकार के ऑर्गेनिक ग्रुप जुड़े हुए हों, ये दो इसके एग्जाम्पल आगे थे। उसके बाद में सेकंड रहेगा आपका कि वे साधारण कारक धात्विक यौगिक जिनमें एक से अधिक प्रकार के कार्बनिक समूह जुड़े हुए थे, वो आ जाएगा असममित कारक धात्विक यौगिक में, और ये आ जाएंगे इनके एग्जाम्पल। ये रहेगा आपका लिगेंड के आधार पे वर्गीकरण का फर्स्ट टाइप, सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। देखिए इसको
उसके बाद में इस बेस पे जो 2 प्रकार बताए थे उसमें सेकंड का प्रकार है वो रहेगा आपका मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। हिंदी में बोलेंगे इसको मिश्रित कारक धात्विक यौगिक। मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को हिंदी में बोला जाएगा मिश्रित कारक धात्विक यौगिक। इसके अंदर देखो क्या होगा, तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें धातु या अधातु के साथ में ऑर्गेनिक ग्रुप के साथ साथ में क्या जुड़ा हुआ हो, अकार्बनिक इनऑर्गेनिक ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो वे यौगिक क्या कहलाएंगे, मिश्रित कारक धात्विक यौगिक कहलाते हैं। तो वे कारक धात्विक यौगिक जिनमें धातु या अधातु, मेटल की जगह नॉन मेटल भी हो सकती है, इनके साथ में कार्बनिक समूह मेथिल एथिल फेनिल के साथ साथ में अकार्बनिक समूह जैसे हेलोजन सल्फेट वगैरह जुड़े हुए हों, तो वे यौगिक कारक धात्विक यौगिक कहलाएंगे। डेफिनेशन रहेगी, वे यौगिक जिनमें धातु या अधातु के साथ कार्बनिक समूह के साथ साथ अकार्बनिक समूह जुड़े हुए होते हैं, उन्हें मिश्रित कारक धात्विक यौगिक कहलाएगा। एग्जाम्पल देखें आप इसका, CH3MgBr ये नाम है। तो ये जो धातु है मैग्नीशियम उसके साथ में मेथिल जुड़ा हुआ है ऑर्गेनिक ग्रुप के रूप में, और जो ये Br है ब्रोमाइड ये जुड़ा हुआ है इसके अंदर इनऑर्गेनिक ग्रुप के रूप में। तो मैग्नीशियम धातु के साथ में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल रहेगा, मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का रहेगा। तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा वो देखिए आप, नाम लिखा जाएगा इसका मेथिल, पहले ऑर्गेनिक ग्रुप का नाम लिखेंगे, फिर धातु का नाम लिखेंगे मेथिल मैग्नीशियम, उसके बाद में अकार्बनिक ग्रुप का नाम रहेगा आपके ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये रहेगा इस मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का नाम मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसके अलावा अपन और एग्जांपल देखें, तो एग्जांपल में देखें आप CH3SiCl2, ये एग्जांपल पहले भी करवा दिया था नोमेनक्लेचर में। तो जो सिलिकॉन है उसके साथ में ये 2 कार्बनिक ग्रुप जुड़े हुए हैं और 2 क्या जुड़े हुए हैं, अकार्बनिक जो ग्रुप है वो जुड़े हुए हैं। इसका नाम देखो क्या रहेगा, डाइमेथिल डाइक्लोरोसिलेन। जो सिलिकॉन के जो कारक धात्विक यौगिक है उनको हम सिलेन के व्युत्पन्न मानते हैं, तो इसका नाम है। इसमें ये मत कहना कि इसमें अकार्बनिक का नाम भी पहले लिख दिया, बाद में लिखोगे तो भी कुछ नहीं करना, बाद में लिखोगे यदि इसका नाम, तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा, डाइमेथिल टिन डाइक्लोराइड लिखा जाएगा। यदि इसको सिलेन मान के नाम लिखें तब तो आएगा डाइमेथिल डाइक्लोरोसिलेन, और यदि इसको हम सिलेन का व्युत्पन्न नहीं मान के नॉर्मल तरीके से इसका नाम लिखेंगे तो ये आएगा डाइमेथिल, फिर धातु का नाम टिन और फिर इसका नाम आएगा डाइक्लोराइड। ये था आपका मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इस प्रकार से आपका जो लिगेंड था उसकी प्रकृति के आधार पे कारक धात्विक यौगिकों का जो वर्गीकरण है वो इसमें कंप्लीट हो गया। तो टोटल जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन 2 आधार पे था वो हो गया कंप्लीट। उसके बाद इसके अंदर जो अलग अलग आपके धातुएं जैसे लिथियम धातु है, मैग्नीशियम धातु है, टिन धातु है, एल्यूमिनियम धातु है, इन सभी के जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं वो हमें अलग अलग पढ़ने हैं। उन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की प्रिपरेशन यानी वो किस प्रकार से बनते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो हमें पढ़नी है। ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो अपने आएगा एक रहता है इसके अंदर एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, ये कभी कभी पूछ लेते हैं 1-2 नंबर में। एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यानी कारक धात्विक यौगिकों के अनुप्रयोग। और जो कारक धात्विक यौगिकों के हैं उनकी एप्लीकेशन इतनी ज्यादा है कि
इनको पढ़ने के लिए अलग से आपकी ब्रांच बनाई हुई है केमिस्ट्री की, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, कारक धात्विक रसायन विज्ञान के नाम से जाना जाता है। क्योंकि जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है उनका इतना ज्यादा यूज होता है कि इनके लिए एक अलग से ब्रांच बनी है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री या कारक धात्विक यौगिक। अब जो ये कारक धात्विक यौगिक है उनका यूज एग्रीकल्चर में, कृषि में, मेडिसिन वगैरह में, औषधियों में, इसके अलावा जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इंडस्ट्रियल यूज, इन सभी के अंदर इनका यूज है वो होता है। तो सबसे पहले हम इसका यूज किस में देखते हैं, इन मेडिसिन, ठीक है। एक या दो नंबर पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो मेडिसिन यानी कि जो औषधियां हैं उनके अंदर कारक धात्विक यौगिकों का यूज किस प्रकार से होगा वो देखें। तो जो मेडिसिन है उसके अंदर, औषधियों वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर मरकरी और आर्सिन, पारा और आर्सिन है, इन दोनों धातुओं के जो कारक धात्विक यौगिक हैं उनका उपयोग औषधियों के रूप में सबसे अधिक किया जाता है, या फिर मुख्य रूप से इन दो का यूज होता है। तो मरकरी से बनता है मर्क्यूरोक्रोम, उस मर्क्यूरोक्रोम का यूज है, ये एक औषधि है जो कि एक मरकरी का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। अब इसका यूज है वो जो घाव वगैरह हो जाते हैं उनको सड़ने से बचाने के लिए जो औषधि होती है वो मर्क्यूरोक्रोम होती है। तो मर्क्यूरोक्रोम का उपयोग घाव को सड़ने से बचाने के लिए काम में ली जाने वाली औषधि में किया जाएगा। ये है आर्सफिनेमिन, इसका उपयोग तो रोग होता है, सिफिलिस रोग होता है, और इसके अलावा एक होता है अफ्रीकी निद्रालु रोग। ये पूछा जाता है एग्जाम में 1 नंबर में कि अफ्रीकन स्लीपिंग डिजीज के अंदर कौन से कारक धात्विक यौगिक का उपयोग किया जाएगा, तो उसमें लिखा जाएगा आर्सेफिनेमिन का उपयोग है वो किया जाता है। आर्सेफिनेमिन का उपयोग किया जाएगा किसमें, एक तो सिफिलिस रोग होता है, इसके अलावा जो अफ्रीकन स्लीपिंग डिजीज, हिंदी में बोलते हैं इसको अफ्रीकी निद्रालु रोग। तो अफ्रीकी निद्रालु रोग में किस औषधि का उपयोग किया जाता है, अफ्रीकन स्लीपिंग डिजीज, हिंदी में नाम रहेगा अफ्रीकी निद्रालु रोग में आर्सेफिनेमिन कारक धात्विक यौगिक का उपयोग है वो औषधि के रूप में किया जाएगा। इसके अलावा सिफिलिस का उपयोग करते हैं, और एक मरकरी का एक और है उसको बोलते हैं हम मर्क्यूरोहाइड्रिन। मरकरी का एक कारक धात्विक यौगिक है मर्क्यूरोहाइड्रिन, और उसका उपयोग किसमें किया जाता है, जो हमारा किडनी होती है वृक्क, उस किडनी की जो मेम्ब्रेन होती है झिल्ली, उसकी पारगम्यता यानी परमिएबिलिटी को बढ़ाने में मर्क्यूरोहाइड्रिन का उपयोग है वो किया जाता है। तो वृक्क झिल्ली की पारगम्यता को बढ़ाने के लिए मर्क्यूरोहाइड्रिन का उपयोग है वो किया जाता है, और मर्क्यूरोक्रोम का उपयोग घाव से सड़ने वाली औषधि के लिए किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है अफ्रीकन स्लीपिंग वाला। तो अफ्रीकी निद्रालु रोग में यूज किया जाएगा आर्सफिनेमिन का, ठीक है। उसके बाद देखें आपको बायोलॉजिकल और एग्रीकल्चर में इसका यूज किस प्रकार से रहेगा। जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है उनका एग्रीकल्चर और बायो में यूज, सेकंड लिखेंगे इन एग्रीकल्चर एंड इन बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल यानी जैविक और कृषि क्षेत्र में इसका यूज किस प्रकार से रहेगा। तो टिन धातु होती ना, उसके फेनिल व्युत्पन्न, और उस फेनिल के साथ में क्या हो, कोई भी एल्किल ग्रुप हो, तो इनका उपयोग है वो एग्रीकल्चर और बायोलॉजी। टिन के फेनिल और एल्किल के साथ बने हुए जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं उनका उपयोग कृषि और जैविक कार्यों में किया जाता है। जैविक और कृषि कार्यों में जो बीज वगैरह होते हैं उनको सड़ने से बचाने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा जो अस्पताल में एंटीसेप्टिक होता है कीटाणुनाशक, उनके साथ उसके रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। और ये जो इसके व्युत्पन्न है टिन के फेनिल और एल्किल के साथ में बने हुए कारक धात्विक यौगिक,
यदि बीज जो होती है सीड, उनका यदि इनके साथ उपचारित करके यानी बीजों को इसका जो कार्यधात्विक यौगिक का जो सॉल्यूशन है उससे धो करके यदि बीजों को बोया जाए तो वे संक्रमण से बचे रहते हैं, यानी उनमें संक्रमण नहीं होता है। तो एग्रीकल्चर और बायोलॉजिकल यूज में क्या रहेंगे, टिन के जो फेनिल और एल्किल कार्यधात्विक यौगिक हैं उनका उपयोग अस्पतालों में एंटीसेप्टिक के रूप में, बीजाणुनाशी कीटाणुनाशी के रूप में, और इसके अलावा जो बीज होते हैं उनको यदि इसके सॉल्यूशन के साथ में उपचारित करके बोया जाता है तो जो पौधे उगते हैं वो संक्रमण से क्या रहेंगे, रहित रहते हैं। उसके बाद में रहता है अपना इसका यूज है फिजिकल साइंस में। तीसरा यूज रहेगा इनका इन फिजिकल साइंस, इन फिजिकल साइंस। फिजिकल भौतिक विज्ञान में क्या यूज रहेगा, तो सिलिकॉन के कार्यधात्विक यौगिक हैं उनको हम सिलेन या सिलिकॉन के नाम से जाना जाता है। सिलिकॉन के कार्यधात्विक यौगिकों को सिलिकॉन के नाम से जाना जाता है, और सिलिकॉन की ये जो सिलिकॉन्स हैं उनका उपयोग फिजिकल साइंस में कहाँ किया जाएगा, तो हाथों को जो उष्मा होती है हीट उससे बचाने के लिए जो पहने जाते हैं, इसकी जो क्रीम आती है सिलिकॉन से बने हुए कार्यधात्विक यौगिकों की क्रीम है, उस क्रीम को लगा देने से हाथों को जो उष्मा है वो कम लगती है। तो हाथों को इसमें उष्मा से बचाने के लिए, दाहक पदार्थ होते हैं उससे बचाने के लिए सिलिकॉन की क्रीम का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा सिलिकॉन का जो तेल है उसका उपयोग है उष्मक को गर्म करने में किया जाता है। इसके अलावा एक उपयोग इसका इम्पोर्टेंट है वो रहेगा TMS, इम्पोर्टेंट है, ये पूछ जाता है इसमें TMS, ठीक है। तो जो TMS है उसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी, फुल फॉर्म रहेगी इसकी टेट्रामेथिल सीरीन, फुल फॉर्म ये रहेगी। फॉर्मूला रहेगा इसका टेट्रामेथिल में CH3 और यहाँ पे आएगा SI टेट्रामेथिल सीरीन। इसका उपयोग जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें रेफरेंस यौगिक के रूप में या संदर्भ यौगिक के रूप में ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो सिलिकॉन का ही एक कार्यधात्विक यौगिक है टेट्रामेथिल सीरीन, जिसे हम TMS बोलते हैं। इसका उपयोग NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी में संदर्भ यौगिक के रूप में या मानक यौगिक के रूप में किया जाता है, क्योंकि ये जो TMS होता है टेट्रामेथिल सीरीन, इसका NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो सिग्नल है वो 0 पे प्राप्त होता है। तो इसका हम सिग्नल 0 मानकर इसके सापेक्ष अन्य यौगिकों के NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में वो सिग्नल है वो ज्ञात किए। इसका नेक्स्ट एक यूज और है वो देखें आप इन इंडस्ट्री में, तो उसमें तो एक पूछा जाता है वो मेडिसिन वाले में फ्रिक्की निग्रालू रोग वाला, आर्सेनिमिन वाला। फिजिकल साइंस में इसका यूज है वो पूछा जाएगा टेट्रामेथिल सीरीन वाला, ये याद रखना, एक नंबर में पूछे जाते हैं। उसके बाद में अपना उपयोग हो रहेगा इसका, वो रहेगा 4th नंबर पे इन इंडस्ट्रीज, यानी कि उद्योग है उनके अंदर कार्यधात्विक यौगिकों का उपयोग किस प्रकार से है। तो इसके अंदर एक रहेगा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो वो देखिए आप, उद्योगों के अंदर इसका उपयोग, उसमें रहता है आपके क्वेश्चन आता है कि ईंधन में अपस्फोटन रोधी के रूप में क्या मिलाया जाता है। तो इसमें क्या आता है TEL। दो प्रकार से क्वेश्चन पूछ जाता है कि ईंधन को अपस्फोटन रोधी बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तब आंसर रहेगा TEL, ठीक है। ये एक कार्यधात्विक यौगिक है, किसका कार्यधात्विक यौगिक है, लेड का कार्यधात्विक यौगिक है। या फिर आपसे ये पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि TEL का पूरा नाम लिखिए तथा इसका उपयोग बताइए, क्या है ये, संरचना बनाइए। तो क्वेश्चन का आंसर उसका आएगा कि ईंधन में अपस्फोटन रोधी के रूप में TEL को मिलाया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म रहेगी टेट्राएथिल लेड, ठीक है।
है। टेट्राएथिलेट फॉर्मूला बनेगा इसका एथिल C2H5 4Pb, ये होता है। तो टेट्राएथिलेट का उपयोग है वो ईंधन में अपस्फोटन रोधी के रूप में मिलाया जाता है। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका इंडस्ट्रियल यूज रहेगा। तो इसके क्वेश्चन दो प्रकार से बनेंगे, दोनों का आंसर यही रहेगा। उसके बाद में आता है कि इसके अंदर कि जो सिलिकॉन का जो रबड़ होता है, सिलिकॉन के रबड़ होते हैं, उसका उपयोग किसमें किया जाएगा। जो जेट एयरक्राफ्ट होते हैं उसके जोड़ हैं उनको सील करने के लिए तथा जो गर्म न कर विद्युत रोधी बनाने के लिए सिलिकॉन रबड़ का उपयोग है वो किया जाता है। इसके अलावा सिलिकॉन से बने हुए जो कलर हैं उनका उपयोग है वो स्टील के ऊपर कलर करने में किया जाएगा। सिलिकॉन रबड़ का उपयोग तो जेट एयरक्राफ्ट के जोड़ को सील करने में और उसके जो विद्युत रोधी पार्ट्स हैं उनको बनाने में किया जाता है। इसके अलावा सिलिकॉन के जो कलर होते हैं उनका उपयोग स्टील के ऊपर कलर करने में, स्टील धातु पे कलर करने में सिलिकॉन के का यूज है वो किया जाता है। इस प्रकार से इम्पोर्टेंट यूज थे इसके। इसके अलावा और यूज भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको तीन याद रखने। तो अफ्रीकी निद्रालु रोग वाला, सेकेंड टेट्राएथिलेट ईंधन में अपस्फोटन रोधी वाला, और एक एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसका यूज करते हैं, टीएमएस का, टेट्रामेथिल। ये तीन इसके क्या थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज थे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना ऑर्गेनोमेटेलिक्स कंपाउंड ऑफ लिथियम, लिथियम के कारक धात्विक यौगिक। ये अपना कल का टॉपिक रहेगा।